गर्मी में ससुराल की रसोई में देवरानी लाई मायके का खाना। अरे बहू, ये चूल्हा क्यों नहीं बुझ रहा? पूरा घर गर्म होकर पिघलने के दौर पर आ गया है। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, आप जाकर बाहर बैठिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं यहाँ सब संभालती हूँ। ये थी हमारे घर की बड़ी बहू जो घर की जिम्मेदारियों को खुद से भी पहले रखती थी। वहीं घर के अंदर पंखे की हवा और राहत ले रही छोटी बहू। बस हर दिन इस तरह ही जाए, गर्मी तो है लेकिन गर्मी का एहसास नहीं। एक तरफ बड़ी बहू इतनी परेशान तो दूसरी तरफ छोटी बहू सुकून की सांसें कैसे ले रही है। आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। आओ बहू, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। देवरानी जी, मैं जानती हूँ ये घर आपके हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन हम सबका दिल बहुत बड़ा है। हम सब आपको बहुत खुश रखेंगे, आप घबराइए मत, गृह प्रवेश कीजिए। हाँ चाची, आप जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए, आज मैं न्यू चाची के पास सोऊंगा। फिर सभी पूजा पर फूलों की बारिश करते हैं और वो दाहिने पैर से गृह प्रवेश करती है और रात होने के साथ साथ सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठे में जरूर बनाना। क्या मतलब, इस गर्मी में मुझे खाना बनाना पड़ेगा? हाँ देवरानी जी, शादी के बाद तो पहली रसोई इसी तरह होती है। वैसे अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हूँ, मैं आपकी मदद कर दूंगी। हे भगवान, कहाँ फंस गई, कल ही शादी हुई है और आज किचन में खाना बनाना पड़ेगा। पूजा थोड़ा परेशान होकर किचन में जाती है और छोटा सा किचन जिसमें पंखा तक नहीं लगा था ये देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, यहाँ तो आते ही मुझे इतनी गर्मी होने लगी। अब मैं क्या करूं, मेरे घर के किचन में तो फिर भी एसी लगा था, यहाँ पर तो एक छोटा सा पंखा भी नहीं है। ये माँ ने मेरी शादी कहाँ करवा दी। अब बिना देर किए जल्दी खाना बना लेती हूँ। ये सोचकर पूजा जल्दी से आलू काटकर सब्जी चढ़ाती है और आटा गूंथकर गर्मा गर्म रोटी तवे पर सेक कर सभी को खिलाती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने। अरे तेरे हाथों का खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। हाँ पूजा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें इतना टेस्टी खाना बनाना भी आता होगा। तुमने तो भाभी को भी फेल कर दिया। हाँ बहू, खाना तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो मेरी परेशानी दूर हुई। अब जब लोगों को तेरे हाथों का स्वाद पसंद आ ही गया है तो आज से ही काम बांट देती हूँ मैं। मम्मी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? यही कि आज से तू खाना बनाएगी और घर की साफ सफाई करेगी और तेरी देवरानी सुबह का नाश्ता और बर्तन देख लेगी। क्या मतलब आज से रोज मुझे इस गर्मी में बिना पंखे के खाना बनाना पड़ेगा? हाँ बहू, अब शादी हुई है तो जिम्मेदारियां भी तो होंगी ही। हाँ देवरानी जी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो मैं हूँ ही आपकी मदद करने के लिए। इतना कहकर सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले ही दिन से पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। हे भगवान, एक दिन तो मैं जैसे तैसे खाना बना ली हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में रोज रोज किचन में खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पर अब कर भी क्या सकती हूँ, कहाँ फंस गई मैं। पूजा पसीने से लथपथ होकर आग उगल रही किचन में बैठकर सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। माँ ने कितने नाजों से मुझे पाला है और यहाँ मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पूजा जैसे तैसे खाना बनाती और सभी को खिलाती है। अब ये सिलसिला हमेशा का हो जाता है और दिन बीतने लगते हैं और पूजा की परेशानियां बढ़ने लगती हैं और गर्मी अपना जोर पकड़ लेती है। गर्मी है भगवान, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या कहूँ, ऊपर से ठंडा पानी भी नहीं है। सच में मम्मी जी, जब से गर्मी बढ़ी है तब से तो किचन में जाने का मन तक नहीं करता। ऐसा लगता है कि किचन में खाना बनाने से ज्यादा अच्छा तो भूखे रहना है। हाँ माँ, अब तो बहुत गर्मी लगती है। भगवान करे स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ा दी जाए, स्कूल खुले ही ना। सच में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किचन में 2 मिनट खड़े रहना भी किसी जंग जीतने जैसा महसूस होता है। इतनी गर्मी में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ बहुओं, लेकिन फिर भी तुम दोनों सब कुछ सहने के साथ पूरे घर के लिए इतना टेस्टी खाना बनाती हो, वो भी बिना किसी शिकायत के। सच में मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। इस तरह कौशल्या देवरानी जेठानी दोनों की तारीफ करती हैं और अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पूजा की तकलीफें अचानक कम होने लगती हैं। पूजा, तुम तो आज देर से उठी थी, तो फिर तुमने इतना जल्दी खाना कैसे बना लिया? अरे वो दरअसल गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मैंने कल रात को ही सब्जी काट कर रख ली थी। वैसे बहू, हम लोग पंखे में बैठे हैं, फिर भी हमें इतनी गर्मी लग रही है। तूने बिना पंखे के किचन में खाना बनाया, लेकिन तेरे सर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी जी, जैसे एक भिखारी को भूखा रहने की आदत हो जाती है, ठीक उसी तरह अब मुझे किचन की गर्मी सहने की आदत हो गई है। आप लोग ये सब छोड़िए, खाना खाइए। इतना कहकर पूजा सभी को नाश्ता करवाती है और फिर दोपहर में। क्या हुआ बहू, अभी तक तू बैठी है? दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी तो तेरी है ना, जा खाना बना।
मम्मी जी, किचन में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। अभी अभी मैं किचन से होकर आ रही हूँ। आपने मेरी हालत देखी है, ऐसा लग रहा है कि बारिश में भीग गई हूँ। हाँ लेकिन जेठानी जी, इसी गर्मी में तो मैंने सभी के लिए नाश्ता बनाया है ना, अब आपको भी तो खाना बनाना ही पड़ेगा। हाँ देवरानी जी, वो तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप एसी में रहने वाली इतनी गर्मी सह कैसे रही हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। मुझे शिकायत जहाँ करनी थी मैंने वहाँ कर दी, और उसी का परिणाम है जो मैं इतनी खुशी और आराम से सुकून की सांस ले रही हूँ। क्या हुआ देवरानी जी, आप क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पूजा अचानक घबरा जाती है और बात घुमा देती है और वहीं आरती जैसी किचन में जाती है। उफ, यहाँ कितनी गर्मी है। देवरानी जी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, जो वो इस गर्मी में भी इतनी जल्दी सभी के लिए खाना बना लेती है। वैसे ये टिफिन किसका है, बाद में पूछूंगी देवरानी जी से। हमेशा जिम्मेदारी निभाने वाली आरती भी गर्मी से परेशान होकर पीछे हट जाती थी, लेकिन पूजा कभी शिकायत नहीं करती। इसी तरह एक रात जब सभी सो रहे थे तो पूजा उठकर किचन में आती है। हे भगवान, बचा लेना, कहीं कोई देख ना ले, बस एक बार टिफिन हाथ लग जाए, फिर कल सुबह की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। एक काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ। ये सोचकर पूजा तुरंत फोन की घंटी घुमाती है और रात के अंधेरे में फोन लगाती है और काली कपड़ों से ढकी मुंह छुपाकर हाथों में टिफिन लिए फोन उठाती है। कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ, अगर किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और हाँ, याद रहे सबकी नजरों से बचकर आना। अरे हाँ हाँ, मैं इस तरह आई हूँ कि कोई मुझे पहचान नहीं सकता। तू बस मुझे ये बता आज किसके हाथों पहुँचवाऊं। रात काफी हो गई है, आज आप खुद आ जाइए। इतना कहकर पूजा फोन रखती है और घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर उस औरत से मिलती है। अरे आप कौन है? अरे पगली, मैं हूँ तेरी माँ। देखा, कहा था ना मैं, ऐसे छुप कर आई हूँ कि कोई मुझे पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि तू भी नहीं। इतना कहकर शर्मिला अपने मुंह पर से कपड़ा हटाती और दोनों ठहाके लगाना शुरू कर देती हैं। माँ, आपको तो मैं नहीं पहचान पाई। सच में आप अगले जन्म में पक्का कोई डाकू थी। मैं अगले जन्म में डाकू नहीं, बल्कि इस जन्म में तेरे प्यार के पीछे पागल हूँ, जो इतनी रात को तुझे टिफिन देने आई हूँ। माँ, पता है जेठानी जी को लगता है कि उनकी देवरानी बिना शिकायत के नाश्ता बनाती है, लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी देवरानी तो मायके से छुपाकर टिफिन मंगवाती है। हाँ, वो भी 1-2 दिन से नहीं, बल्कि तब से जब तूने मुझे कॉल किया था उस दिन और कहा था कि माँ मुझे यहाँ नहीं रहा जाएगा, सुबह शाम की किचन और रसोई में बिना पंखे के खाना बनाना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। देख बेटी, मुझे पहले पता होता कि तुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो मैं तेरी शादी कतई ना करवाती, लेकिन अब क्या कर सकते, शादी हो गई है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वही तो माँ, कैसे मायके में आप मेरे हिस्से का सारा काम कर देती थी और मेरे स्कूल का टिफिन भी बना देती थी, लेकिन यहाँ कैसे? हाँ, आइडिया, टिफिन। क्यों ना मैं कभी कभी जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो यहाँ से टिफिन बनाकर भेज दूं, तो अगली सुबह नाश्ते में सबको वही खिला देना। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तुझ पर एक खरोच नहीं आने देगी। अब देख मैं कैसे अपनी चाल चलती हूँ। इतना कहकर शर्मिला फोन कट कर देती है और उस दिन से लेकर आज तक हमेशा छुपकर कभी बच्चों के हाथों तो कभी खुद पूजा को टिफिन पहुंचाना शुरू कर देती है। हाँ, और मैं हमेशा आपके ही दिए हुए टिफिन को गर्म करके नाश्ते में सभी को खिला देती हूँ और गर्मी से छुटकारा पा जाती हूँ। हाँ, अब खुद ये चीज सबको मत बता देना, वरना कोई देख लेगा। शर्मिला की बात सुनकर पूजा टिफिन लेकर किचन में दोबारा वापस आ जाती है और इसी तरह फिर अगले दिन कुछ मेहमान घर आते हैं। अरे आप आइए आइए, बैठिए। बड़ी बहू अपनी बुआ के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर ला। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी बुआ के लिए टेस्टी और ठंडा आमरस बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बड़ी बहू तेरे हाथ का नहीं, मैं तो अब तेरी देवरानी छोटी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। शादी में भी नहीं आ पाई थी, लेकिन अब अपनी बहू से मिलूंगी और उसी के हाथों का खाना खाऊंगी। अरे वाह, फिर तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारी छोटी बहू भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। जा बड़ी बहू, अपनी देवरानी को लेकर आ। कौशल्या की बात सुनकर आरती पूजा को बुलाकर लाती है। नमस्ते नमस्ते बुआ, मुझे जेठानी जी ने बताया था आपके बारे में। हाँ हाँ नमस्ते, वैसे दिखने में तो तू बड़ी सुंदर है। चल अब जल्दी से अपने हाथों का चटाकेदार खाना भी हमें खिला। रूबी की बात सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मम्मी का भेजा हुआ टिफिन तो मैं सुबह सबको खिला चुकी हूँ, मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ, बस अभी 2 मिनट में। पूजा कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब जल्दी से मुझे आकर टिफिन दे दो। मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं और सभी को मेरे हाथ का खाना खाना है। आपको तो पता है मुझे गर्मी सहन नहीं होती। प्लीज माँ आ जाओ जल्दी। लेकिन किसी ने देख लिया तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रात को तो मैं चुप कर आ जाती हूँ, सुबह कैसे आऊँ?
माँ देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज आप आ जाओ, मेरी माँ हो ना आप। अब आप मेरा साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा। इमोशनल बातें सुनकर शर्मिला खुद को रोक नहीं पाती और टिफिन पैक करके पूजा के ससुराल पहुंचती है। माँ, आपको कहीं और कोई रास्ता नहीं मिला था क्या, जो किचन की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई हो आप? अरे तो और क्या करती, तेरे पीछे वाले दरवाजे पर कुछ औरतें खड़ी होकर बातें कर रही थी, इस वजह से मैंने सोचा किचन की खिड़की से ही दे दूं। अच्छा पकड़। इतना कहकर शर्मिला किचन की खिड़की से पूजा को टिफिन पकड़ाती है और वहां से चली जाती है। जब माँ को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके काम हो सकता है तो फिर खुद क्यों करना। पहले ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मर्जी। खुद से बातें करते हुए पूजा टिफिन खोलकर सारा खाना प्लेट में सर्व करती है और ले जाकर रूबी को खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ शर्मिला जब अपने घर पहुंचती है। अरे तुम बिना बताए इस तरह छुपकर कहाँ गई थी, और ये काली चादर से अपना मुंह क्यों ढक रखा है? और कहाँ जाऊंगी, पूजा के ससुराल गई थी टिफिन पहुंचाने। क्या? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है, लेकिन अब रोज रोज ये करना सही नहीं है। सोच लो शर्मिला, इससे तुम्हारी बेटी और बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तो क्या करूं, अपनी बेटी को गर्मी में सड़ने दूं, उसकी शादी हो गई है तो क्या हो गया, बेटी तो मेरी ही है ना। अगर मेरे थोड़े ज्यादा खाना बनाकर उसके ससुराल टिफिन पहुंचाने से उसकी मदद हो जाती है तो फिर इस बात में हर्ज ही क्या है। शर्मिला, इस तरह तुम पूजा का गलत काम में साथ देकर एक बड़ी मुसीबत की जड़ मजबूत कर रही हो। परिणाम बहुत बुरा होगा। जब हमारा आज हमें खुशी दे रहा है तो कल की चिंता करके आज को क्यों खराब करना। और वैसे भी मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, अब मैं उस पर आंच नहीं आने दे सकती। जान से बढ़कर है वो मेरे लिए। इस तरह पहले जरूरत पड़ने पर और अब काम चोरी के चक्कर में पूजा हर वक्त अपने मायके से खाने का टिफिन मंगवाया करती थी, जिससे आस पड़ोस में बातें फैलने लगती हैं। इसी तरह एक दिन, बहू तुम दोनों भी रोज रोज इतना काम करके परेशान हो गई होगी, आज बाहर जाकर मैं सब्जी ले आती हूँ। इतना कहकर कौशल्या बाहर सब्जी के ठेले पर पहुंचती है, जहां सभी औरतें पहले से ही सब्जी खरीद रही थी। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे वो देखो कौशल्या जी भी आ गई आज। अरे वाह कौशल्या जी, इतने दिनों बाद आप सब्जी लेने आई हैं, क्या बात है, दोनों बहुएं नहीं है क्या? अरे नहीं, बेचारी बहुएं तो घर का काम करके परेशान हो जाती हैं, और फिर आपको तो पता ही है गर्मी कितनी पड़ रही, इस वजह से मैंने सोचा आज मैं ही सब्जी खरीद लूं। लेकिन अब कौशल्या जी, आपको तो रोज रोज सब्जी खरीदने की भी झंझट नहीं रहती होगी, आपकी छोटी बहू के मायके से जो हर रोज खाने का टिफिन आता है। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी छोटी बहू रोज सुबह सुबह हमारे लिए इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर खाना बनाती है। मुझे सब पता है, आप मुझे भड़काना चाहती हैं, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है और ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपकी बहू आपको धोखा दे रही है, देखिएगा एक दिन आपके सामने असलियत जरूर सामने आएगी। वो दिन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरी बहू मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। इतना कहकर कौशल्या सब्जी लेकर इतराते हुए अपने घर आ जाती है और ये सारी बातें दोनों बहुओं को बताती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, भले हमारे घर में पैसे ना हो लेकिन एक दूसरे पर विश्वास भरपूर है, क्यों है ना देवरानी जी? कौशल्या और आरती की बातें सुनकर पूजा को पसीने छूटने लगते हैं। कैसे बताऊं कि मैं उनके साथ विश्वासघात कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है, और तुझे इतने पसीने क्यों आने लगे अचानक से? नहीं, कुछ नहीं, वो दरअसल देवरानी जी आप अपने आप को संभालिए, रुकिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर आरती अपनी देवरानी के लिए पानी लाती है और उसे पानी पिलाती है और फिर रात को फोन पर, बता बेटी आज कहाँ ना है? माँ, मेरे घर वालों को शक हो गया है, आज आप खाना मुझे नहीं बल्कि गली के किसी बच्चे को पकड़ा दीजिए। लेकिन बेटी मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, ऊपर से तू रात का बासी खाना रोज सुबह सभी को खिलाती है, ऐसे तो लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट इससे पैसे ही बचेंगे। आप बस खाना किसी बच्चे के हाथों मेरे किचन की खिड़की के पास पहुँचा दीजिए। इतना कहकर पूजा फोन कट कर देती है और शर्मिला किसी बच्चे के हाथों खाना घर भिजवाना शुरू कर देती है। इसी तरह फिर अगली रात जब सभी छत पर सो रहे थे तब आधी रात को, राम राम, मेरा पेट इतना लहर रहा है कि क्या कहूँ। बहू एक गिलास पानी पिला दे, शायद तब थोड़ी राहत मिले। विक्रम अपना पेट पकड़कर खड़ा होता है और आरती दौड़कर विक्रम को पानी पिलाती है। तभी धीरे धीरे घर वालों की भी नींद खुलने लगती है। ये अचानक पेट में गड़बड़ क्यों शुरू हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे गैस बन गई हो कुछ बासी खाने की वजह से। लेकिन हमारे घर में बासी खाना कहाँ से आएगा? भाभी और पूजा तो ताजा खाना ही बनाती हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरे पेट में भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। आरती, तुम्हें अजीब फील नहीं हो रहा है क्या? हाँ लग तो रहा है, लेकिन क्या पता ये गर्मी की वजह से हो। लेकिन पापा जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो।
आरती तुरंत आधी रात में डॉक्टर को बुलाती है और सभी छत पर से नीचे कमरे में जाते हैं। देखिए, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप सबको अपने ध्यान रखना चाहिए। गर्मियां बढ़ गई हैं और इस तरह पूरे परिवार को एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग होना सही नहीं है। तो डॉक्टर, हम सबको इस तरह अचानक ऐसा होना, इसके पीछे का कारण क्या है, गर्मी या फिर खाना? देखिए, अगर बासी खाना हुआ तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ गर्मी है तो आप सबको बस ज्यादा पानी और अपने ध्यान रखने की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अरे चलो, अब सब परेशान मत हो, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग कहाँ बासी खाना खाते हैं, सब ताजा खाना ही तो खाते हैं। हम अभी यही सोच रहे थे, बस कल से पानी थोड़ा ज्यादा पिएंगे। इतना कहकर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन घर की दोनों बहुएं परिवार की चिंता में डूब जाती हैं। एक तरफ घर की बड़ी बहू आरती, आखिरकार इस तरह मम्मी जी पापा जी सभी के पेट में गड़बड़ एक साथ कैसे हो सकती है? इन सबके पीछे की वजह क्या है? मैं अपने मायके वालों को तो खो चुकी हूँ, लेकिन अब ससुराल पनाच नहीं आने दूंगी। इसके पीछे की वजह पता लगा कर रहूंगी। ये सोचते सोचते आरती सो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में पूजा इधर उधर से टहल रही होती है। हे भगवान, क्या मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा गलत है और सभी की तबीयत मेरी वजह से खराब हो रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खाना बस बासी होता है, खराब थोड़ी ना। आखिरकार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा कमरे में टहलते टहलते पूरा रात बिता देती है और फिर अगले दिन जब पूजा बर्तन धो रही थी और आरती किचन साफ कर रही थी तो अरे देवरानी जी, ये नया नवेला टिफिन किसका है? हमारे घर में तो ऐसा टिफिन था ही नहीं। अच्छा, ये तो वो दरअसल। क्या हुआ देवरानी जी, आजकल आप छोटी छोटी बातों पर इतना घबरा क्यों जा रही हैं? और फिर टिफिन का नाम सुनकर आपके पसीने क्यों छूटने लगे? वो दरअसल वो पूजा इतना ही कह रही थी कि तभी किचन में एरोप्लेन उड़ाता हुआ मोंटू आता है। चाची चाची, आज नानी ने टिफिन नहीं भेजा जो हमेशा भिजवाती हैं। कैसा टिफिन मोंटू? वही मम्मी जो चाची के मायके से हमेशा आता है। वैसे चाची, अब आपको टिफिन लाना होगा ना, तो मुझे बताइएगा। मैं इस प्लेन में बैठ कर जाऊंगा और आपके मायके से टिफिन लेकर आऊंगा। चुप, एकदम चुप। चाची, मैं तो बस। अरे बच्चे बिना मतलब कुछ भी बोलते हैं। मोंटू, जाओ अपना एयरप्लेन लेकर कहीं और खेलो। गर्मी की वजह से मैं तुम पर बिना मतलब का चिल्ला बैठी। जाओ जाओ खेलो बाहर। इतना कहकर पूजा मोंटू को किचन से भेज देती है और खुद कांपते हुए किचन साफ करने लगती है। वहीं आरती, आजकल कुछ सही नहीं लग रहा। कोई तो ऐसी बात है जो इस घर में छुपाई जा रही है। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। ये सोचते सोचते आरती काम करने लगती है और फिर आधी रात में उठकर पूजा का पीछा करती है। उस दिन मोंटू के हाथ से टिफिन मंगवाकर तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आज तो मैं खुद ही लूंगी। वैसे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये सोचकर पूजा तुरंत पीछे घूमती है और आरती छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। इतना कहकर पूजा वापस चलने लगती है। थैंक गॉड, बाल बाल बच गई। अगर किसी ने देख लिया होता तो बहुत बुरी तरह फंस जाती। आरती अपनी देवरानी का कदम से कदम मिलाकर पीछा करती है और घर के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचती है, जहां हो रही टिफिन की अदला बदली को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक है माँ, अब जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लेकिन ध्यान रखना किसी को शक ना हो। आज मेरी बाई आंख बहुत फड़फड़ा रही है। इतना कहकर शर्मिला चली जाती है और पूजा टिफिन लेकर किचन में आती है और तुरंत उस टिफिन को खोलती है। टिफिन खोलते ही मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन साथ में एक हल्की सी बदबू भी। बासी खाना होने के बावजूद इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है कि क्या कहूँ। लेकिन ये मसालों की गंदी बदबू भी आ रही है। लगता है कुछ खाना खराब हो गया है। उसमें खाने की खुशबू आने वाला स्प्रे डाल देती हूँ, हमेशा की तरह। लोगों को क्या पता चलेगा। इतना कहकर पूजा मिलावट शुरू कर देती है और ये सब देखकर आरती का चेहरा सन्न पड़ जाता है। देवरानी जी ना सिर्फ हम सबको धोखा दे रही हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे सच्चाई सबके सामने लानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। ये सोचकर आरती वापस कांपते हुए पैरों से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे, अरे ये सब्जी थोड़ी खट्टी नहीं लग रही? हाँ, और ये दाल भी कुछ अजीब स्वाद आ रही है, जैसे मानो खराब हो गई हो। अरे नहीं नहीं, इतना जल्दी खाना खराब कैसे हो सकता है? मैंने अभी ही तो बनाया है। शायद मैंने टमाटर डाला था, उसकी वजह से खट्टापन लग रहा होगा। ये वही खाना है जो देवरानी जी ने अपने मायके से टिफिन में भरकर मंगवाया था, और ये खराब खाना खाकर सबकी तबीयत मैं खराब नहीं होने दे सकती। और कितना झूठ बोलिएगा देवरानी जी, साफ साफ कह दीजिए ना ये खाना आपके मायके से आया है, वो भी कल रात का बासी।
ये सुनते ही सभी खाना खाना बंद कर देते हैं। छोटी बहू, क्या आरती सही कह रही है? क्या खाना बासी है और तुमने अपने मायके से मंगवाया है? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैंने ये खुद अपने हाथों से बनाया है। और कब तक झूठ बोलिएगा देवरानी जी? अब तो शर्म कीजिए, अब आपका सच सामने आ गया है। बड़ी बहू, तू ये क्या कह रही है? अगर तेरी बातें गलत हुई तो तुझे तेरी देवरानी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक बार आप किचन में चलकर खुद देख लीजिए आखिर सच्चाई क्या है। इतना कहकर आरती कौशल्या और साथ ही सभी को लेकर किचन में जाती है। पूजा के पैर थर थर कांप रहे होते हैं। तभी कौशल्या टिफिन खोलकर देखती है। बहू, ये क्या है? मम्मी जी, वो इसमें से तो टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है और खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा है देखने से ही। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, देवरानी जी ने रात को अपने मायके से टिफिन मंगवाकर बासी खाना ही सबको खिलाने की बात कर रही थी। जेठानी जी, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बासी खाना कुत्तों को खिलाने की बात कर रही थी और इस टिफिन में मैंने ताजा खाना बाहर कुछ भूखे बच्चों को देने के लिए रखा है। वो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, भूखे प्यासे, इस वजह से। बड़ी बहू, हद होती है किसी चीज की। तुम्हारी देवरानी इतनी अच्छी है, सभी के बारे में कितना सोच रही है और तुम उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो। जाओ माफी मांगो उससे। जेठानी जी, आपको क्या लगता है मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है? आप जितनी मासूम है उससे कई गुना ज्यादा मैं चालाक हूँ। दरअसल कल को जब मैं किचन से वापस जा रही थी तब, अरे कान के झुमके किसके हैं? इसका मतलब आधी रात को कोई मेरा पीछा कर रहा था। पूजा तुरंत झुमके उठाती है। ये तो जेठानी जी के झुमके हैं, मतलब उन्हें मुझ पर शक हो गया है। अब वो जरूर कल सबके सामने मेरा पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगी। ये पता चलते ही मैंने फिर बासी खाने की जगह ताजा खाना बनाकर रख दिया, वो भी इतने दिनों बाद, जिससे किसी को शक ना हो। इस तरह पूजा दोबारा अपनी जेठानी सहित सभी लोगों को उल्लू बनाती है और मासूम आरती अपनी देवरानी की चाल नहीं समझ पाती और उसे हाथ जोड़कर अपनी देवरानी से माफी मांगनी पड़ती है। और फिर लेकिन जो कल रात को मैंने देखा वो गलत नहीं हो सकता, वो मेरा वहम या सपना नहीं हो सकता। जरूर देवरानी जी ने कोई चाल चली है। अब मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। अब मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगी। ये सोचकर आरती पहली बार अपना दिमाग लगाती है और एक धमाकेदार आइडिया सोचकर शाम को कुछ लेकर कमरे में जाती है जहां सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, इस महीने इतने कम पैसे क्यों? पता नहीं अचानक इतना मंदा क्यों चलने लगा है, न जाने क्या प्रॉब्लम है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएं। घर में आने वाली हर मुसीबत अपने आप टल जाएगी और देवर जी के साथ आकाश जी का भी काम चल पड़ेगा। क्या पता प्रमोशन हो जाए। हाँ बहू, शायद सही कह रही है। क्यों ना हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लें। और मम्मी जी, हम मेरे मायके वालों के साथ देवरानी जी के मायके वालों को भी बुला लेते। इतने दिन हो गए, पूरा परिवार कभी एक साथ मिला नहीं है। अरे ठीक है बहू, हम परसों ही सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखते हैं। और पूजा, तुम साथ ही आरती, तुम दोनों अपने मायके वालों को बुला लेना, साथ ही कुछ आसपास के लोगों को भी। इस तरह घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने का फैसला लिया जाता है। दोनों बहुएं मिलकर तैयारी शुरू कर देती हैं। कोई बाजार से सामान लाता तो कोई घर की साफ सफाई करता। इसी तरह फिर पूजा के दिन। मैंने तो सोचा ही नहीं किचन का काम दे दिया गया है। अब मैं टिफिन कैसे एक्सचेंज करूंगी? एक काम करती हूँ, जाकर पूजा शुरू होने से पहले ही मायके से टिफिन खुद ले आती हूँ। इतना कहकर पूजा तुरंत किचन की खिड़की से कूदकर बाहर निकलती है और रिक्शा में बैठकर अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटी, तू यहाँ? हाँ माँ, अब जल्दी से मुझे टिफिन दो। और फिर आपको तो पता ही है ना, आज घर में पूजा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ हाँ, ये ले जा टिफिन, लेकिन ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं अभी शाम तक तैयार होकर आ जाऊंगी। शर्मिला की बात सुनकर पूजा टिफिन लेकर दोबारा रिक्शा में बैठकर फटाक से अपने ससुराल पहुंचने की कोशिश करती है। भैया जल्दी रिक्शा चलाइए ना, कछुओं की तरह रेंग क्यों रहे हैं? अरे मैडम, ये रिक्शा है, एरोप्लेन नहीं है जो इसे हवा में उड़ा दूं। भैया देखिए, अगर आपने मुझे 5 मिनट के अंदर मेरे ससुराल पहुंचा दिया ना तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी। अब आपको एरोप्लेन बनाना है या हेलीकॉप्टर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पूजा की बात सुनते ही रिक्शा वाला तेजी से रिक्शा चलाता है और पूजा को उसके ससुराल छोड़ता है। घर में सभी मेहमान आ चुके थे। पूजा सबसे बचते बचाते किचन में जाती है और टिफिन की अदला बदली करने लगती है कि तभी अरे बहू, किचन का काम बाद में करना, पूजा शुरू होने वाली है। जल्दी तैयार होकर आ जा। तू नई नवेली बहू है घर की, तू ही मयंक के साथ पूजा में बैठना। हे भगवान, मम्मी जी तो मुझे पूजा में बैठने के लिए बुला रही हैं। एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होकर पहले पूजा देख लेती हूँ, उसके बाद फिर खाने का देखूंगी। पूजा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और हर एक काम जल्दबाजी के साथ कर रही थी। पूजा तुरंत अपने कमरे में जाती है और साड़ी बदलकर मयंक के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठती है और कुछ देर में पूजा शुरू होती है।
पूजा शुरू हो गई है, जाकर कोई चना मित्र लेकर आओ। यही है सही मौका। मम्मी जी, किचन में चना मित्र रखा है, आप लेकर आ जाइए ना, मैं मोंटू को संभालती हूँ। ठीक है बहू, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कौशल्या जैसी किचन में जाती है तो उसे एक अजीब सी बदबू आने लगती है और तभी उसकी नजर सामने रखे बहुत सारे टिफिन पर पड़ जाती है। अरे इतने सारे टिफिन हमारे घर में क्या कर रहे हैं, और फिर बदबू भी इन्हीं में से आ रही है। अभी खोल कर देखती हूँ। ये सोचकर कौशल्या जैसी टिफिन खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो एक ही पल में सब समझ जाती है। मतलब कि उस दिन बड़ी बहू झूठ नहीं कह रही थी, ये सब छोटी बहू का किया धरा है, और वो अपने मायके से टिफिन मंगवाती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। कौशल्या टिफिन लेकर गुस्से में हॉल में बैठे सभी मेहमानों के पास जाती है और टिफिन पटक कर कहती है, छोटी बहू ये क्या है? मम्मी जी, वो मैं दरअसल। सभी मेहमान तुरंत पूजा को देखने लगते हैं और सभी की नजरें पूजा पर टिक जाती हैं। वहीं पूजा का चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है। बहू सच्चाई बताओगी या फिर मैं खुद पता लगाऊं? मम्मी जी, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। दरअसल देवरानी जी हमेशा अपने मायके से टिफिन मंगवा कर हम सबको बासी खाना खिलाती थी, वो खुद नहीं बनाती थी। पूजा, क्या भाभी सच कह रही हैं? वो दरअसल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मयंक गुस्से में जैसी पूजा पर हाथ उठाने जाता है कि तभी भीड़ में से शर्मिला निकलकर उसे रोकती है। इसमें गलती सिर्फ पूजा की नहीं, पूजा का साथ देने वाली मैं भी गुनहगार हूँ। मैं अपनी बेटी के मुंह में उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रही, सारा खाना होने के बावजूद टिफिन में भरकर भिजवाती रही। अकेली कसूरवार मेरी बेटी नहीं है। शर्मिला इतना कहते ही पूजा कौशल्या के पैरों पर गिर पड़ती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गर्मी सहने की आदत नहीं थी, इसीलिए बस मैंने 2-3 दिनों के लिए नाटक करना शुरू किया, लेकिन फिर ये मेरी लत बन गई, आदत बन गई। मुझे माफ कर दीजिए। बहू, माफी गलती की मिलती है, पाप की नहीं। तुमने हमारे विश्वास के साथ खेला है। ये सब पूजा में आए सभी मेहमान और पड़ोसी भी देख रहे थे, जो ताना मारने का मौका नहीं छोड़ते हैं। क्यों कौशल्या बहन, जब हम कहते थे तब तो आपने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। हाँ, तब तो आपको बड़ा विश्वास था ना अपनी बहू पर। दिखा दिया ना आपकी बहू ने अपना असली रूप। मेहमानों की ताने सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पूजा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी आरती आगे बढ़ती है। देवरानी जी, आपने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन आपने जिस तरह किया वो गलत था। अगर आप चाहती तो आप हमसे बात कर हमसे मदद मांग लेती। ये करने की क्या जरूरत थी? आप भी मुझे माफ कर दीजिए। वो दरअसल मैं आपकी सच्चाई सबके सामने सिर्फ इस वजह से लेकर आई हूँ ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके, और अब आपको इस तरह फूट फूट कर रोने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। हाँ बहू, तूने विश्वासघात किया, लेकिन उम्मीद रहेगी तू आइंदा ऐसा नहीं करेगी। सभी पूजा को रोता बिलखता देखकर उसे माफ कर देते हैं और पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? चलिए अब पूजा करते हैं। हाँ मम्मी पापा, सारी बातें भूल जाइए। वो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, और फिर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आकाश की बात सुनकर पूरा परिवार नाराजगी बुलाकर खुशी खुशी सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाता है और फिर दोबारा कभी भी पूजा अपने मायके से टिफिन नहीं मंगवाती और अपनी जेठानी के साथ मिलकर रसोई संभालती है।